अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं, वो तो चल ही रही हैं। ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो नई गवर्नमेंट आई है, वो अपने आप को थोड़ा-सा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आते ही झटके लगने शुरू हो गए हैं उनको। इरसा का मामला आपने देख लिया, कैसे उन्होंने रिवर्स करवाया है ज़रदारी साहब ने। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब उनकी मुलाकातें जो हैं, वो पिंडी वालों से भी होनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ केपीके में भी एक बहुत ही अनरेस्ट किस्म की सिचुएशन जो है, वो वहाँ पे मौजूद है। अनईज़ भी है लोगों में। और फिर अभी विदिन पीटीआई भी जो है मामला जो है वो अजीब से चल रहे हैं। एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं, सब कुछ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसका तजिया करेंगे और उससे पहले मैं आपको हस्बे वादा रमज़ान मुबारक का हदीस का जो एक सिलसिला है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब वो है, जिसे इस्लाम की हिदायत मिल गई, ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क मिल गया और वो उस पर कनात कर गया। बस ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। ये कामयाबी का सबसे सिंपल फ़ॉर्मूला आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि अगर आपको इस्लाम की हिदायत मिल गई है, रिज़्क आपको उतना मिल गया है, जितना आपको चाहिए था और उसके ऊपर आपने क़नाअत हासिल कर लिया, तो दैट इज़ इट। तो बस यही हमारी ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला होना चाहिए और जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश होगी कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी पढ़ लिया करें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो मैं जब जैसे ही सलमान भाई अभी मेरे साथ बात शुरू करेंगे ना, तो मैं पढ़ दूँगा। तो इसलिए आप फ़िक्र ना करें इंशाअल्लाह, वो मैं काम कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। लाहौर से सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने भी आपके हुक्म पे जो है 2 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह वो हमारे कई दोस्त हैं ना, वो बड़े माइन्यूट उनकी निगाहें होती हैं। जी, तो जी, वो कहते जी। हैं कि लोग जो है ना बड़े कॉन्शियस होते हैं चीज़ों के बारे में। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं उनको बता दूँ कि वो मेरा तो उसूल भी वैसे ये है कि वो हर एक का होना चाहिए कि लिमा तकफ़ुरून मा ला तकफ़ुरून। तो लिमा हाँ, तक़ूलून हाँ, मा ला ठीक है। तफ़अलून। तुम वो बात क्यों बिल्कुल कहते ठीक। हो जो तुम करते नहीं हो? हाँ, तो करते इसलिए नहीं। मैं वो कर लेता हूँ जनाब, इसलिए आप मेहरबानी करें और बिल्कुल, मेरी दुआओं में बताइए। हिस्सा रखा करें। तो अच्छा सलमान भाई ज़रा टू स्टार्ट विद ये ज़रा मुझे बताएँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक आते ही डिसीज़न लिया इरसा का और वो इरसा के चेयरमैन उन्होंने ज़फ़र साहब को हमारे दोस्त हैं वो भी उनको लगा दिया। लेकिन चंद ही घंटों में रिवर्स भी करवा दिया ज़रदारी साहब ने, ये हुआ क्या है जी और ये क्यों ज़रूरत आई इनको इस तरह करने देखिए इसकी इसकी 2 वजूहात हैं। हुँ, एक वजह ये हुई कि शहबाज शरीफ को लगा कि वो एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म है और अपने अच्छा, फैसले खुद करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब जी, उन्होंने ये फैसला किया तो पीपल्स पार्टी ने उनको बताया कि नहीं सर, आप तो हमारी मरहून मिन्नत खड़े हुए हैं, असल में हम ताकतवर हैं और जब तक आप हमसे मशावरत किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बात आगे जी, नहीं चलेगी। तो उन्होंने फौरी तौर पे धमकी दी कि जनाब आप फौरी तौर पर ये नाम वापस लें और वो नाम वापस ले लिया गया क्योंकि सिंध हुकूमत के पहले भी उन पे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं ज़फ़र साहब के ऊपर। अच्छा, अच्छा, वो इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये टोटली डिपेंडेंट है कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, किसी भी किस्म की कानून साज़ी करने के लिए भी, किसी भी किस्म के बड़े फैसले करने के लिए, इसको पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार होगी। और पीपल्स पार्टी इस वक़्त जिसे कहते हैं ना एक सियासी ब्लैकमेलिंग में एक बड़े हथियार के तौर पर मौजूद है। यानी उसको अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने इंटरेस्ट के साथ-साथ उसने ये भी मेंटेन रखना है कि उसकी अपनी पावर पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए उन्होंने वही कुछ किया जो करना चाहिए था और शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखाया है कि जनाब अगर आप हमसे हटकर कोई फैसला करने की कोशिश करेंगे या हमें इत्तेमाद में लिए बगैर या हमारे नाम को रद्द किए बगैर कोई बात आगे बढ़ेगी तो बात आगे नहीं चलेगी। और आपने देखा उसका नतीजा एक और भी आ गया है कि जी, साथ ही उन्होंने पंजाब से सेनेट के 2 लोगों की हिमायत भी मांग ली है और कहा है हुँ, कि जनाब जो पंजाब से हम 2 सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते हैं उसमें पीएमएलएन जो है वो हमारी हिमायत करे। अब लेट्स सी देखते हैं कि पीएमएलएन उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देती है। लेकिन साथ-साथ ये भी कहा गया है कि हम हुकूमत में नहीं है। कल आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने, खुर्शीद शाह वगैरह ने कौमी असम्बली में जो तकरीरें हाँ, की, वो बिल्कुल डिफरेंट थी और जब उनकी हिमायत में वोट दिया हुकूमत के तो वो बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड था। यानी वो तनकीद भी करेंगे, वो हमायत भी करेंगे, वो अवामी जेस्चर भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अवाम की हमायत भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, अपोजिशन की हमायत भी हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ वो जो पसे पर्दा एक डील है जिसके तहत ये सारे हुकूमती मामलात को चलाना है, उसमें भी वो सपोर्ट करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी जो है, वो इस वक़्त एक ऐसा कार्ड उसके पास है कि पीएमएलएन उसके बगैर आगे चल नहीं सकती। नहीं चल सकेगी तो ये तो बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग फिर होगी इनकी। अच्छा साथ ही साथ ये बताएँ मुझे कि ये जो कौमी असेंबली में कल हुआ और जिस तरीके से हुआ कि वो जो सारे
IMF ज़दा जो ऑर्डिनेंसेस थे वो पास करवाए गए और जिस तरीके से और बड़े भोंडे अंदाज से करवाए गए, हालाँकि उसमें आप देखें पीपल्स पार्टी ने भी उनकी मुखालफत की, अगरचे उनको वोटिंग में वो उन्होंने शामिल हो गए थे उनके साथ। तो ये जो तरीका है ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए हुकूमत करने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहला तरीका तो नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से पार्लिमानी सियासत को खुद सियासतदानों ने, हुकूमत ने और अपोजिशन ने नुकसान पहुंचाया है। और हमेशा से पार्लिमानी सियासत के अंदर पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय और मशावरत के साथ आगे बढ़ने की बजाय और बाकायदा प्रॉपर तरीके से आगे जाने की बजाय उन्होंने हमेशा से ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है। ये काम माजी में पीपल्स पार्टी भी करती रही है, PMLN भी करती रही है, PTI भी करती रही है और अभी भी वही कुछ हुआ है जो पुराने खेल का हिस्सा था। देखिए, ऑर्डिनेंस आता है उस सूरत में जब पार्लियामेंट कोई बहुत ज्यादा फंक्शनल ना हो, या उस सूरत में आता है कि बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है और हर सूरत में इसको अगले 24 घंटे में हमने इसको अप्रूव करवाना है, तो आप कहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस ले आते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी उजलत नहीं थी और आपको पता है इसमें से बाज जो लॉ है, कवानीन है, वो थे जो IMF की बंदिश के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको हर सूरत में ये पार्लियामेंट से तौसीक करानी होगी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन का मामला भी शामिल था। अच्छा, वो अब आपने IMF की एक शर्त जो है वो पूरी कर दी है, आपने उन्हीं के कहने पे इलेक्शन भी करवा दिए, अपनी मर्जी के नतीजे भी हासिल कर लिए, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट भी आ गई, अपनी मर्जी की हुकूमत भी बना ली और उनके फैसलों को भी आप तौसीक कर रहे हैं। तो ये सारा खेल पता है कि अगर हमने ऑर्डिनेंस के बगैर चलने की कोशिश की तो ये पार्लियामेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा और ऐसी पार्लियामेंट जहां 90+ लोग अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया है। और मैंने आपको बताया कि इसमें पीपल्स पार्टी का दोहरा म्यार नजर आया है। एक तरफ उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की है और दूसरी तरफ उन्होंने उसकी हमायत में वोट डाल दिए। लेकिन लगता यही है कि हमारी पार्लिमानी सियासत जो है अभी भी मिच्योरिटी से बहुत दूर खड़ी है और मिच्योर पॉलिटिक्स से और मिच्योर एटीट्यूड से और बिहेवियर से और अपने एक्शन से काफी दूर खड़ी है। और यही तरीका कार है, आपको याद होगा PTI की हुकूमत ने भी एक दिन के अंदर पता नहीं कितने दर्जनों कवानीन पास किए थे, तो हमने उस वक्त भी तनकीद की थी कि ये कोई तरीका कार नहीं है पार्लिमानी सियासत का। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जो तरीकेकार इख्तियार किए जा रहे हैं असल में यही वो रवैये है जो पाकिस्तान में सियासत को, जमहूरियत को और पार्लिमानी निजाम को कमजोर करने का सबब बनते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का इशू है वो है NFC अवार्ड के हवाले से जो फॉर्मूला है उसके ऊपर अब IMF ने भी कहा है और अंदर से भी आवाजें उठती रहती हैं कि जी इसको ठीक किया जाए, अगरचे अब हुकूमत कह रही है कि जी इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसमें भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की स्टेक्स हैं और आपको याद है कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में, मिकदार में जो फंड्स थे वो सूबों की तरफ उनको ट्रांसफर कर दिया था। तो इस पे आप कुछ समझते हैं कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला सामने आएगा IMF के प्रेशर के बावजूद? देखिए, ये जो हुकूमत बनी है ना, इस हुकूमत के पास जो इदहाफ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसमें 18वीं तरमीम के अंदर कुछ बातों पर अमेंडमेंट करनी है और ये यकीन दहानी पीपल्स पार्टी ने भी करवाई है और PMLN ने तो स्पेशली करवाई है। और आप देखिएगा कि जो जरदारी साहब का एक तारीखी जुमला चंद दिन पहले सामने आया है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से ये क्रेडिट लेने की बजाय कि 18वीं तरमीम उन्होंने मंजूर की है, उन्होंने कहा ये तो कारनामा पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट फैसले करती है। यानी अगर पार्लियामेंट अब कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो पार्लिमानी सियासत का काम है ना। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि कहीं ना कहीं 18th अमेंडमेंट में और NFC अवार्ड की जो तकसीम है इसमें कुछ अमेंडमेंट सामने आएंगी। PMLN पहले से जाती तौर पर इसके लिए तैयार है और उसको पता है कि उसको ये काम करना है, उसकी रिजर्वेशन वो नहीं है। पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन बहुत हार्ड है, लेकिन आपने देख लिया कल जो एटीट्यूड है, हो सकता है वो उसके ऊपर पार्लियामेंट में बड़ी जोरदार और धमाकेदार तकरीरें करें और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ एक ऐलान जंग करते हुए भी नजर आए। लेकिन जब वोटिंग का मामला आएगा तो यही देखिएगा कि पीपल्स पार्टी भी उन्हीं सफ में खड़ी होगी जहां नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे, यानी PMLN खड़ी होगी, वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, क्योंकि ये टास्क उनको दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, इस वक्त सबसे ज्यादा सीरियस रिजर्वेशन जो है वो यही इस वक्त नुकता होगा। और दूसरा प्राइवेटाइजेशन का होगा कि जब ये चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगी तो पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है, लेकिन वो स्टांस से उन्होंने कल पार्लियामेंट में कुर्बानी दी है। आपने देख लिया कि उन्होंने उस बिल की हिमायत भी की है। तो ये मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आएगा NFC अवार्ड के हवाले से 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों पर आपको तब्दीली देखनी पड़ेगी। यही वजह है, अब आप देखिए ये पीपल्स पार्टी के अंदर वो जो बड़े नामवर लोग थे ना, रजा रब्बानी साहब, नैयर बुखारी साहब और एक दो लोग और हैं, अब वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। और उनको पता है कि खेल जो है वो क्या हुआ है
और किस तरीके से उनका दरबार सजाया गया है और किन चीजों पे हमें कंप्रोमाइज करना और किन चीजों पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना, तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। और मुझे एक और चीज भी मैं देख रहा हूँ, आप देखिएगा कि डे बाय डे PMLN के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी अपनी शराइत के ऊपर हमें सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रही है और हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय और इसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय वो बाहर बैठकर एंजॉय करते हुए हमें डिक्टेट कर रही है। और वो डिक्टेट करें, वो तो खैर जावेद लतीफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे भी अंदाजा हो रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताएं सलमान भाई, कि अगर ये इस तरह के NFC अवार्ड के ऊपर भी ये मजबूरन चलें, जिस तरह भी है, वो अगर वोट दे देते हैं और वो उसको चेंज कर दिया जाता है, जब जाहिर है कि फेडरेशन के हवाले से देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि सारे जो फंड्स हैं वो सूबों के पास चले गए हैं। लेकिन तो इसी लगे हाथों तो फिर ये मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कालाबाग डैम वाला भी मामला हल करवा दे, इनके साथ कंसेंसस करवा के, ताकि हम देखें कि जो इतने सालों से एक मामला जो लटका हुआ है और वो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो अगर इसी मामले में अगर कंसेंसस हो जाए तो कालाबाग डैम भी ठीक हो सकता है और कालाबाग अगर बन जाए तो हमारी हाइडल एनर्जी का जो एनर्जी मिक्स है वो ठीक हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त सियासी कुव्वतें बहुत कमजोर है और बहुत कमजोर विकेट के ऊपर खड़ी हैं और उनके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करने के लिए बचा कुछ नहीं है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई समझती है तो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसमें दो मसाइल है। एक मसला KPK के अंदर से भी आएगा ना, वहां PTI की हुकूमत है और PTI की हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा वो कालाबाग डैम की इस सूरत हाल में। तो वो जो पूरा पख्तून नेशनलिज्म जो आजकल एक बड़ी सपोर्ट के तौर पर PTI के साथ खड़ा है, उसको वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर वहां से KPK से भी कोई हमायत उनके सामने आ जाए। दूसरी बात यह है कि खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी दरार पड़ेगी, उसकी भी सारी सियासत जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर कालाबाग डैम के साथ जुड़ी हुई है। तो और मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट भी अभी कोई इतनी स्ट्रांग है कि वो इस तरह के कोई बड़े लार्जर डिसीजन लेने की तरफ जा सके। उससे उसका अपना बनाया हुआ जो हुकूमती निजाम है उसके अंदर क्रैक्स नजर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी शायद पहली स्टेज के ऊपर ये चीज ना हो। जो ये मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमली पॉलिटिक्स ये कहती है कि फिलहाल उनका टारगेट ये है कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट करवा ली जाए इस हुकूमती ग्रुप से जिसकी बुनियाद पे वफाक जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके। तो फिर इसमें जो सिचुएशन नजर आ रही है कि डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशंस हैं दोनों पार्टीज की, जो मेजर उसमें इत्तेहादी हैं, तो फिर ये जो सूरत हाल बनती है, वो कहते हैं ना कि मेरी तामीर में मुज़म्मर थी सूरत की खराबी की, तो फिर तो ये जो हनीमून है या ये आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें, ये कितनी देर तक आपको चलता नजर आता है? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही देखिए ना, एक दूसरे से जिद है। ये कसाना साहब, ये हुकूमत जो है बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर खड़ी है। जब तक एस्टैब्लिशमेंट वो जो ICU यूनिट है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पर इसकी इस वक्त पोजीशन है, उसको कदम कदम पर आगे बढ़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद दरकार है। एस्टैब्लिशमेंट का सहारा चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट की ताकत चाहिए ताकि वो मुखालिफिन को दबाकर इस हुकूमती निजाम को चला सके। अब ये सारी चीजें करने के लिए उनको भारी कीमत अदा करनी है, बड़े फैसले करने हैं, सख्तगीर फैसले करने हैं जो उनकी अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो करने पड़ेंगे। और ये जो हनीमून पीरियड है, जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN का रोमांस है, जरा ये तमाम तर पोजीशनें फाइनल हो जाएं, चेयरमैन सेनेट बन जाए, और आप देखिएगा उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगी। वो एक ही वक्त में अपोजिशन भी बनने की कोशिश करेगी, एक ही वक्त में हुकूमत भी बनने की कोशिश करेगी। तो एक कॉन्ट्राडिक्शंस तो जो है ना वो उभर के सामने आएंगे। तो इसलिए मुझे और फिर जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसको एस्टैब्लिशमेंट ने सहारा नहीं देना। ये मेरी बात याद रखिए, हमारे यहाँ गलत मुगालता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट इकॉनमी को खड़ा कर सकती है, एस्टैब्लिशमेंट इकॉनमी को सपोर्ट कर सकती है। खड़ा करने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पास है। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे, पोलराइजेशन को कम करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर बड़े सख्त फैसले करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, IMF की कंडीशंस का जो बोझ है उसका बोझ ताकतवर तबकों पे डालेंगे, आम आदमी पे ना डालें, तो आप देखिए कि चीजें आगे चल सकती हैं। अभी तो आप देखिए, ये अभी हुकूमत का अभी हनीमून पीरियड चल रहा है ना, इसी हनीमून पीरियड में जो रमजान का महीना है उसी ने हमारी हुकूमती निजाम को एक्सपोज करके रख दिया ना कि ये कहाँ खड़ा हुआ है, कितनी इसके पास ताकत है, कितनी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कितना इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है, कितनी इनके फैसलों की तायीद जो है वो कारोबारी तबका जो है वो सुनने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है, अमल दरामद करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि जो इकोनॉमिक झटके हैं ये बेसिकली हमारे हुकूमती निजाम को कमजोर करेंगे, उनको सियासी तौर पे झटके देंगे, और उससे लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी इस सिस्टम के बारे में। और मैं अभी भी आज बताऊं कि अभी पिछले 3-4 दिनों में हमारी जिन भी PMLN के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, जो MPA भी है, जो MNA भी हैं और जो वजीर भी बन चुके हैं,
वो सब इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आते हैं कि इस हुकूमत का बनेगा क्या, क्योंकि ये जिस बुनियाद के ऊपर बनी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आर्टिफिशियल तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है। बल्कि उस आर्टिफिशियल तरीके के की बजाय एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि अवामी मैंडेट की चोरी और डकैती करके ताकत के जोर पे हारे हुए लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है कि ये निजाम किस तरीके से बनाया गया है। तो इसलिए ये बोझ है, जब भी हुकूमत कोई बड़ा फैसला करना चाहेगी, रेजिस्ट करना चाहेगी, तो यही पीछे से आ जाएगा कि भाई आपका मैंडेट आपको पता है ना, आपको कैसे मिला है, आपको पता है ना हमने कैसे आपको जिताया है। तो ये दबाव में आ जाएंगे, ये वो बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। अवामी ताईद इस वक्त उनके पास है कोई नहीं। जो बची कुची थोड़ी बहुत सियासी जमातों ने, इन दो बड़ी जमातों ने इज्जत कमाई थी, वो आहिस्ता 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 जमीन बोस होती जा रही है। फिर इन्होंने पीटीआई का जो मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, वो बदस्तूर वही स्ट्रैटेजी है जो ताकत के जोर के ऊपर बेस करती है। उसी ताकत के जोर के ऊपर इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और यही ताकत की जो हुक्मरानी है, यही जो ताकत की हिकमत अमली है, उसी की वजह से आज पीएमएलएन खास तौर पे एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहां उसका सियासी फ्यूचर जो है वो नजर नहीं आ रहा। फिर ये देखिए, ये जो हुकूमती निजाम जो पंजाब का बनाया गया है, जिसके ऊपर बड़ा इंहिसार है पीएमएलएन की कारकर्दगी के ऊपर, अभी तक तो वो सिर्फ गिमिक से बाहर नहीं निकल पा रही है खातून जो है। और वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, अब वही इनके बयान उठाए जब वो इमरान खान बनी गाला से वजीर आजम हाउस आते थे तैयारी के अंदर, तो क्या क्या बातें नहीं होती थी, और कल क्या क्या जस्टिफिकेशन पेश नहीं की जा रही थी मरियम के उसी तैयारे से आने के लिए, वजीर आला हाउस से तक आने के लिए। यानी ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर, और ये एड्स का सिलसिला भी देख लेना, ये एड्स भी जो आ रही हैं पूरे पूरे आधे पेज के देखें ये जरा। जी, अब ये सारे, ये देखे ना, मैं आपको बताऊं पीएमएलएन के बारे में एक बड़ा मशहूर है कि इनकी हुक्मरानी का निजाम इश्तिहारात की बुनियाद के ऊपर चलता है। ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी राजनपुर में सड़क बन रही हो तो लाहौर के अंदर उसके इश्तिहारात लगे होते हैं। तो ये जो इश्तिहारों पर मबनी हुक्मरानी का निजाम है, ये ज्यादा पायदार तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो लेकिन मसला ये है ना कि फिर अवाम जो है वो क्या, उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज, अवाम ने तो जो चॉइस दी थी, अवाम ने तो जिन लोगों को सिलेक्ट किया था, आपने तो उनको रिजेक्ट कर दिया ना। अवाम का तो आपने इसमें कोई कंसीडरेशन रखी नहीं ना उनको माना, आपने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। तो अब एक फ्रस्ट्रेशन तो लोगों के अंदर भी है ना, लोगों को पता है कि हुकूमत कैसे बनी है, कैसे लाई गई है और किस निजाम के तहत लाई गई है, सबको पता है, सब कुछ बातें हमारे सामने आ गई हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जरा थोड़ा सा पीटीआई का भी जरा जायजा ले लेते हैं कि ये हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से इंटरनल बिकरिंग चल रही है आपस में। जनाब उसने ये कह दिया, उसने फलाना कह दिया। उस शेर अफसर मरवत साहब जो हैं, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर जो साहबजादा साहब हैं उनको वो सीखपा हो गए, उनको दुख हुआ। ये हो क्या रहा है जी पीटीआई के अंदर? क्या ये कोई पीटीआई का मसला ये है, किसाना साहब, उनकी मरकजी क़यादत, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, चौधरी परवेज लाई, ये यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, ये इजाज चौधरी वगैरह सब अंदर है। जब सियासी क़यादत बाहर है, अंदर है, तो कुछ गैर सियासी लोग या जो वकला की पूरी कम्युनिटी है उसने एक किस्म का कैप्चर तो किया हुआ सिस्टम के ऊपर। और चेयरमैन भी इस वक्त बैरिस्टर गौहर खुद भी वकला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अपनी लड़ाइयां बहुत है वकला कम्युनिटी की, उनके अपने ग्रुपिंग बहुत है, वो ग्रुपिंग भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला अगर आपने मुत्तफिका तौर पर नहीं किया था तो ये आपकी खामी है। अगर अब आप उसको बैठ के एक्सपोज कर रहे हैं तो ये भी आपका फेलियर है। फिर आपकी अपनी तैयारी जो है कानूनी मामलात में आपको समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तान के सिक्का बंद वकला हैं, आपको समझ नहीं आ रही थी कि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे तो क्या हमें सीटें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। आपकी असेसमेंट फेल हुई है, या ये कि फैसला कानूनी नहीं है, सियासी नोयत का है। तो जब सियासी नोयत का फैसला था तो आपको पता होना चाहिए था कि फैसले इसी तरह से होंगे, चाहे हम कोई मर्जी स्ट्रेटेजी इख्तियार कर लें। फिर यह है कि शेर अफजल मरवत कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, शुएब शाहीन साहब कुछ कहते हैं, अली जफर साहब कुछ कहते हैं। तो इससे बिला वजह आप अपनी पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और वो पार्टी के अंदर मसाइल जब पैदा हो रहे हैं तो आप देखिए सोशल मीडिया पे इन्हीं वकला के खिलाफ क्या क्या गुफ्तगू नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात इन वकला को सोचनी होगी। एक तो पार्टी का तर्जुमान एक ही होना चाहिए। अगर आपने रऊफ हसन साहब को रखा हुआ है तो रऊफ हसन साहब भी इस सारे मामले को लीड करें, और ये वकला जितने हैं, ये जो भी मिलके आता है वो आके तो पार्टी के लोगों को बताया कि क्या बातचीत है भैया। तो स्टेटमेंट्स एक ही होनी चाहिए जो रऊफ साहब की तरफ से जारी होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है पार्टी के अंदर पैदा हो रहे हैं। यानी अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अली जफर साहब कैसे कह सकते हैं कि जी 20 हल्के हैं, हम तो कह रहे हैं 80 हल्के हैं, तो शुएब शाहीन साहब। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो क्रिएट हो रहे हैं, इसका फायदा तो मुखालिफिन को होगा ना, और पीटीआई मजीद कमजोर होगी। तो ये पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब की शक्ल में मौजूद है कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस को उभारे ना,
कॉन्ट्रडिक्शन को ड्राइंग रूम में बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश करें ना, पब्लिक में लाके स्टेटमेंट्स दें और हर बंदा आके मीडिया में बैठ के बातें करना शुरू कर दे तो मसला हल नहीं होगा। हाँ, वो मेरी कल बात हो रही थी जो एक कोर कमेटी के इनके रुकन है अरसलान ताज घुमन साहब, तो वो ये कह रहे थे कि जो एक हमारा हाईएस्ट बॉडी है, जो जो कोर कमेटी है, उसमें लोग जो हैं वो उसको आपको ब्रीफ ही नहीं करते, भई ये चीज़ हुई थी, अब हमने ये डिस्कशंस की हैं, तो जी वहाँ जी पे जी। कोई डिसिप्लिन की बात नहीं है। तो वो ये बेसिकली ये कह रहे थे कि ये मामला जो है ये डिसिप्लिन के ना होने की वजह से हो रहे हैं और लोग जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते हैं। तो जी ये जी तो जी किसी जी। पार्टी के लिए, किसी भी मुनज़्ज़म तंज़ीम के लिए बुरी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये पीटीआई के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके तर्ज अमल से पार्टी को नुकसान हो रहा है। हुँ। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएँ कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब वाला मामला चल रहा है, उसमें अब क्या सूरत-ए-हाल है कि जुबैर लतीफ़ साहब की बातों से भी पता चल गया कि जनाब ये तो सारे का सारा जो था फ्रॉड हुआ था और वो मैसेज यही दे रहे थे कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी बेचारे बड़े दुखी हैं। तो अब क्या आप सोच रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं, तबीयत-शबीयत क्योंकि उनकी नवाज खराब शरीफ होने साहब का वाली है? परेशानी ये है ना कि अब वो सियासी तौर पे तो आइसोलेट हो गया है ना, सिस्टम से आइसोलेट हो गया है। अब गेन गेन जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है, पीएमएलएन के फैसले वहां से होंगे, हुकूमत के फैसले वहां से होंगे। उन्होंने अपनी बेटी को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया है, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि बेटी का फ्यूचर चले। तो नवाज शरीफ साहब की जाती सियासत तो बहुत पीछे चली गई और मुझे लगता है ईद के बाद शायद नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भी चले जाए कुछ माह के लिए, रिलैक्स भी हो जाए। और ये जो पीएमएलएन के अंदर नवाज शरीफ का धड़ा था वो बुनियादी तौर पे कमजोर हुआ है। अब अगर मरियम ने भी पॉलिटिक्स करनी है तो उन्हें भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर चलना होगा, वरना अगर ये मामला आगे चल नहीं सके। हुँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस होंगी? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तो इनके ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है, मुलाकातें भी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले हो रही थी, कुछ हुई हैं। लेकिन अब इमरान खान जो हैं, क्या आप समझते हैं कि वो भी अब फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो क्या रहा है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है उनके ऊपर। क्यों जी सलमान भाई, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ कट गई है और सलमान भाई के साथ अभी बात करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। जी, सॉरी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, थोड़ा-सा सिग्नल का प्रॉब्लम हुआ था। तो सलमान भाई मैं आपसे बेसिकली ये पूछ रहा था कि इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं? क्या उनके पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस हैं नज़र आ रही है आपको या कुछ आइंदा चंद दिनों में कुछ वो एक्सट्रीम फैसले भी ले सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन इमरान खान के कैंप में, इमरान खान की जाती कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तो इस वक्त हुकूमती कैंप में और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है कि जो निजाम हमने बनाया है इसको कैसे चलाना है और क्या ये चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। और उसके लिए उनको अगर ये चलाना है तो इमरान खान की सपोर्ट दरकार है। अब इमरान खान की सपोर्ट अगर उनको नहीं मिल रही है तो ये सिस्टम तो अभी इस वक्त जिसे कहते हैं वेंटिलेटर के ऊपर खड़ा हुआ है। आप इसको जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान को भी इस बात का अंदाजा है कि ये सिस्टम अब उनको इंगेज किए बगैर आगे चलेगा नहीं, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं हो सकेगी। और ये जो इस वक्त एक इत्तेहाद इन्होंने बना दिया आर्टिफिशियल तरीके से, ये इसमें बहुत ज्यादा टॉनिक भरा नहीं जा सकेगा। इसलिए अब मसला इमरान खान से ज्यादा खुद एस्टैब्लिशमेंट के अपने अंदर है कि हमने इस निजाम को कैसे चलाना है। अब इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन अगर आप मुझसे पूछें तो तीन बातें हैं जिन पर उनको गौर करना चाहिए और उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। एक तो वही बात जो अभी आपने की है कि पार्टी के इंट्रा मैटर जो है उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं उसको वो रिजॉल्व करें। वो ये नहीं हो सकता बैरिस्टर ये जो शेर मरवत साहब है या इस तरह के लोगों को खुल्लम छुट्टी दे दें जो मर्जी आके बाहर निकल के जिस किस्म की गुफ्तगू करे, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करे। अब आप देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए, ये आपका अपना फैसला था ना। अब आप उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनकी तस्दील कर रहे हैं, तो फिर आगे से कल उन्होंने जवाब भी दिया है कि भाई मैं तो इमरान खान की वजह से खामोश हूं, अगर मैं बात करूंगा तो उससे और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो ये चीजें ठीक नहीं है। तो एक तो इमरान खान का चैलेंज ये है कि वो अपने इंट्रा पार्टी जो मामलात हैं उसको डील करें और उसमें सख्त मैसेज कम्युनिकेट करें कि जो लोग भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लेके आएंगे मैं उनके खिलाफ हूं, एक बात। और ये सिर्फ पार्टी के अंदर ये लोग हैं, दो लोग जो बात कर सकते हैं, बाकी कोई बात करने का मजाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन करना है तो पार्लियामेंट के अंदर एक भरपूर किस्म की अपोजिशन करनी पड़ेगी और वो अपोजिशन उसी वक्त होगी जब आप इंटरनली इंटैक्ट होंगे। तो इसलिए आपको अपोजिशन जमातों के साथ जो बाकी जमातें हैं जैसे मैंगल साहब है, अचकजई साहब है, जमात इस्लामी है, जेयूआई है, इनके साथ आपको छोटी छोटी सतह के ऊपर अपने एक्सक्यूशन जो है निकालने पड़ेंगे कि आप वॉइसेस जो है वो सेम तरीके से आगे बढ़ती रहे। तो पार्लियामेंट के अंदर भी रोल प्ले करना है और फिर पार्लियामेंट के से बाहर जो है वो बाकी जमातों के साथ मिलकर उनको सपोर्ट की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि अभी पीटीआई को बराह रास्त खुद तो एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो इसलिए वो ये चीज करनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट के बाहर की जो सियासत है, खासतौर पे जो मीडिया की पॉलिटिक्स है, डिजिटल मीडिया की पॉलिटिक्स है,
वहां वो कॉन्ट्रडिक्शन की बजाय एक भरपूर अपोजिशन करते हुए नजर आए, और जो हुकूमत के तजादात हैं, हुकूमत के कॉन्ट्रडिक्शन हैं, हुकूमत की खामियां हैं, उनको नुमाया तौर पर लेकर आए। वो उनके लिए ज्यादा, अभी देखिए ना, उन्होंने पंजाब असेंबली में असलम इकबाल साहब को बनाया था पार्टी का लीडर, वो तो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। भैया अगर वो मंजर आम पे नहीं आना चाहते, गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, तो फिर आप उनकी जगह किसी और बंदे को, माकूल आदमी को मौका दें। और ये राना आफ्ताब साहब जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये बड़े जबरदस्त आदमी है, पुरानी पीपल्स पार्टी के आदमी है, पंजाब के सदर रहे हैं, तो आप उनको ही मुकम्मल इख्तियार दें कि भाई वही चलाएं पार्लिमानी सियासत। ये असलम इकबाल साहब को जरा रेस्ट पे भेज दें, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आना चाहते, इसी तरह से अगर हमाद अजहर साहब सामने नहीं आना चाहते, तो उनकी जगह किसी और को लेके आए ना। जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। अब जैसे ओन पप्पी को उन्होंने जनूबी पंजाब का सदर बना दिया है, बहुत अच्छा फैसला है। वो बड़े एक्टिव भी थे, उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ पोजीशंस के ऊपर जो अवेलेबल स्टफ है, उन्हीं के ऊपर रिलाई किया जाए ना। जो नॉन अवेलेबल लोग हैं, रपोश हैं, पीछे छुपे हुए हैं, उनके ऊपर बेस करेंगे तो आगे नहीं चल सकते। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को यह मैसेज भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर रेजोल्यूशन चाहते हैं। वो ये जो परसेप्शन उनके बारे में बनाया जा रहा है ना, कि वो कोई शायद एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और वो उनको दबाना चाहते हैं, वो उनको जलील करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये, अगरचे ये पीटीआई बार बार ये नैरेटिव बयान करती है, और उन्होंने अभी आपने देखा कुछ लोगों के साथ अपने आप को डी एसोसिएट भी किया, जो बाहर से बैठ के डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये 2-3 चैलेंजेस होंगे। तो आप देखिएगा कि यही लोग जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टैब्लिशमेंट में है, उनको पता है कि इस वक्त असल ताकत का मरकज पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान है। और इस वक्त सब जानते हैं कि असल लड़ाई इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी ये सब छानबूरा है, ये इनकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब को अपने कार्ड ज्यादा होशियारी के साथ और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में खेलने होंगे। वो जो माजी में उन्होंने एडवेंचर्स किए ना, कभी पंजाब असेंबली तोड़ दी, कभी केपी की असेंबली तोड़ दी, कभी कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए, कभी नॉन पॉलिटिकल लोगों को लाकर ऊपर बैठा दिया। मेरा ख्याल है अब उससे बाहर निकले, और ये जो बुकला की सियासत है, इनको भी एक शटअप कॉल देनी चाहिए इमरान खान साहब को, कि भाई आप अपनी जाती लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं तो कोई और फोरम इस्तेमाल करें, पीटीआई को उस फोरम के लिए इस्तेमाल ना करें। और उसमें हामिद खान साहब को कलीदी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बुकला की ग्रुपिंग है वो हामिद खान वर्सेस दूसरे ग्रुप है ना, तो इनको अब रोल देना चाहिए। अगर हामिद खान साहब सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो वो अपने वुकला के अंदर ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। ठीक बात। अच्छा, आखिर में सर मुझे ये बताएं कि जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि अब देखें, जो नई हुकूमत आई है, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है ना, तो स्टेबिलिटी के लिए जरूरत ये है कि पीटीआई को भी थोड़ी सी स्पेस दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई को कोई स्पेस नहीं दी जा रही, पीटीआई के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। खासतौर पर भी अब देखें, जिस तरह के हर रोज कोई ना कोई एक आधी सीट उनसे मजीद छीनी जा रही है, तो ये जो है तरीका, ये तो अप्रोच बड़ी अजीब तरह की है। इस तरह तो क्या चाहते हैं साहब, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि पीटीआई को अगर स्पेस देनी है, तो ये फैसला क्या शहबाज शरीफ साहब के पास है? नहीं, उनके पास। क्या ये फैसला मरियम नवाज के पास है? क्या ये फैसला जरदारी साहब के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला जिनके पास है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अगर पीटीआई को कोई स्पेस मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुनियादी बात जो है, ये समझने की कोशिश हमें माननी पड़ेगी कि असल लड़ाई इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। अगर वहां से कोई ब्रेक थ्रू होगा, तो यही हुकूमत पीटीआई के लोगों को सहूलतकारी देने में पेश नजर आएगी। जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो ये हुकूमत के फैसले नहीं है, ये हुकूमत से ज्यादा खुद एस्टैब्लिशमेंट के फैसले हैं। और हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हुए जो एंटी इमरान खान है, और जो चाहते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई स्पेस ना दी जाए, इनको हर सूरत में 9 मई के अंदर रगड़ा लगाया जाए, इनको हर सूरत में जेलों में रखा जाए, इनको हर सूरत में इतने दीवार से लगा दिया जाए, जैसे अब आपने देखा कि जीते हुए लोगों को हराया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि आज के दिन भी इलेक्शन के बारे में जो कुछ हो रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पता चल रहा है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, कभी कहा जाता है कि वो रूस में इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, कभी कहा जाता है कि वो सफीर लगाए जा रहे हैं। ये जो खेल खेला जा रहा है और निगरानों को नवाजने का जो अमल चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इसके ऊपर तो बस एक बदकिस्मती कही जा सकती है। इस पूरे निजाम का जो फेलियर है वो बड़ा खुलकर एक्सपोज, बहुत खुल के आ गया है। चलें, इस पर स्कूल का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू सून जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।